और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का ये आपका तीसरा टॉपिक है ये। इसमें हम लोग मुख्यतः आईटी के क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, 1 मिनट जस्ट वेट। हाँ, तो सबसे पहले बाहर ओएस, ठीक है, या फिर बाहर ओएस कह सकते हैं। क्या है ये? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? तो ध्यान रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री भारत सरकार द्वारा फंडेड है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसका नाम है बाहर ओएस। बाहर ओएस का अनावरण किया गया है, ठीक है। अब बाहर ओएस है क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, किसी भी आप जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वहां पे हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम हो। गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एंड्रॉयड कहते हैं। जो लोग आईफोन यूज करते हैं वहां पे मैक ओएस होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप लैपटॉप से जुड़े हुए हैं तो वहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सो कहाँ के हैं? यूएसए। यूएसए ऑन है। अमेरिकन ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आप गूगल का एंड्रॉयड हो जाए या फिर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हो जाए या फिर मैक ओएस की बात करेंगे, सबके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो सबके सब अमेरिकन 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 ही है, ठीक है। अब भारत ने भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया जिसका नाम क्या है? क्या बताएंगे? तो बाहर ओएस है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे किस पे काम करेगी। तो ये बाहर ओएस की बात करेंगे तो एंड्रॉयड या आईफोन की तरह एक स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उद्देश्य क्या है? स्मार्टफोन में विदेशी ओएस पर, ठीक है, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर निर्भरता को कम करना है। अभी कुछ दिन पहले बहुत प्रचलित घटना हुई थी। एक मोबाइल कंपनी थी, यहाँ की थी, क्या नाम है इसका, चाइनीज मोबाइल कंपनी थी, ठीक है। उस पर आरोप लगा था सो अमेरिकन गवर्नमेंट का डाटा वगैरह चुरा रही है, ठीक है। तो जीटीए करके आई थिंक नाम था, कि कुछ था, भूल रहा हूँ मैं। एक्चुअली में मुझे याद नहीं है, लेकिन कंपनी चाइनीज थी वो। क्या? कंपनी जो ऑनर का फोन बनाती हाँ, ऑनर हुई। का फोन बनाती है वो, ठीक है। उसका नाम हवाई 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 नाम है, ठीक है। जीटी का भी बनाता है, ऑनर का भी बनाता है, ठीक है। तो वहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट ने एंड्रॉयड के ऊपर शिकंजा कसने को बोला। एंड्रॉयड ने बोला से भाई साहब, हम जो है सो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट नहीं देंगे। तो ऐसे कंडीशन में उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दुनिया के सारे ही मोबाइल फोन से दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे जनरली जो है निर्भर है। एक तो मैक ओएस हो गया और दूसरा जो है, जो कि एप्पल के लिए अपना है, एक है एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हो सकता है इन फ्यूचर हमारे साथ भी ऐसी दिक्कतें हो सकती है। तो दुनिया की बहुत सारी देश जो है वो अमेरिकन ऑपरेटिंग सिस्टम से अपनी निर्भरता को कम कर रही है, ठीक है। इसलिए भारत ने भी अपना खुद का बना लिया है, जो कि मोबाइल फोन्स को ऑपरेट करने की काम करेगी, जिसका नाम क्या है? भारोस, ठीक है, भारोस, या फिर इसको आप बाहर ओएस भी कह सकते हैं। जो भी कहना याद रखिए, ध्यान रखना। बी एच ए आर का मतलब होता है भारत है, ठीक है। बी एच ए आर का मतलब क्या है? भारत है। ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब बात करेंगे इसको विकसित किसने किया है। तो इसे जे एंड के ऑपरेशंस, जे एंड के ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जे एंड के ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया, जिसे आईआईटी मद्रास ने एक्यूबेट किया है, ठीक है। तो इसको विकसित करने के काम किसने किया है? तो जे एंड के ऑपरेशंस ने इसे विकसित करने का काम किया है। इसको आईआईटी मद्रास के द्वारा एक्यूबेट किया गया है, ठीक है। ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वित्त पोषित है। मतलब इसको फंड किसने किया है? तब फंड किया है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना। इसकी विशेषताएं क्या है? तो स्वदेशी रूप से विकसित इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफॉल्ट ऐप नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखें, कोई भी डिफॉल्ट ऐप नहीं होगा। आप बोलोगे सर डिफॉल्ट ऐप क्या होता है? जब आप मोबाइल आप खरीदोगे, ठीक है, तो देखना कुछ ऐप उसमें पहले से ही इंस्टॉल होता है, ठीक है। आप उसे उसको हटाने की कोशिश करो तो हटेगा नहीं। जैसे मोबाइल में बहुत सारा, जब फोन जब खरीद कर लाते हैं तो कुछ ऐप तो उसमें से हट जाता, आप हटाने की कोशिश करते हैं तो कुछ हटता ही नहीं है, ठीक है। वो पहले से क्या होता है? डिफॉल्ट होता है। जिस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने अपना पहले से और ऐप उसमें डाल रखे हैं, या फिर एप्लीकेशन से ऑलरेडी क्या करते हैं, वो पैसे ले रखे होते हैं मोबाइल कंपनी वाले, जो कि वो प्री इंस्टॉल उसको बोलते हैं, जिसको आप हटा भी नहीं सकते हो। अर्थात इस ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से कोई ऐप डाउनलोड नहीं होगा। जो उपयोगकर्ता जो होंगे, यूजर जो होंगे, अपनी पसंद का ऐप डाउनलोड करने की आजादी होगी, ठीक है। आपको जो भी डाउनलोड करना है वो आप डाउनलोड करो, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सुरक्षा संबंधी विशेषताएं क्या है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नेटिव ओवर द एयर जिसको नोटा कहते हैं, अपडेट यानी, ठीक है, मोबाइल फोन में सुरक्षा अपडेट और बग फिक्स स्वचालित रूप से इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप हो जाएंगे। निजी ऐप स्टोर की सेवाएं भी होगी। जैसे अभी आपको मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो जनरली आप क्या करते हो? प्ले स्टोर पे जाते हो। गूगल का ही प्ले स्टोर है। तो यहाँ पे क्या होगा? निजी ऐप स्टोर सेवाएं होगी जिसको पास कहते हैं। तो पास उन एप्स
की एक्यूरेट सूची है जो पूरी तरीके से जांचे गए होते हैं और वो सभी प्रकार की सुरक्षा और गोपनीयता के मानकों को पूरा करते हैं तक पहुंच प्रदान करता है। यह अधिक सुरक्षित होगी क्योंकि इसके अंतर्गत पहले से डाउनलोड ऐप एवं सेवाएं नहीं होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये जो है आपका बहार ओएस जो कि भारत का अपना ओएस है। इसको किसने डेवलप किया है? तो जे एंड के ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, इसको फंड किसने किया है? तो फंड जो है इसको भारत सरकार के द्वारा फंडेड है। ध्यान में रखना है। बात करें मद्रास आईआईटी की, बात करें तो उसने इसको एक्टिवेट किया है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये कुछ इसकी सुविधाएं है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, तो जनरेटिव एआई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों की सोचने, समझने, सीखने और समस्या सुलझाने और निर्णय लेने जैसे संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता है। एआई विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के विभिन्न तकनीकों जैसे कंप्यूटर विजन, ऑडियो प्रोसेसिंग, ठीक है, संज्ञानात्मक रोबोटिक्स, स्पीच एनालिटिक्स, भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग करता है। जनरेटिव एआई के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो यह वह तकनीक है जो टेक्स्ट, ऑडियो और एमिशंस इत्यादि को बनाने के लिए मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है। ठीक है, जनरेटिव एआई जैसे आप एआई से आप कुछ कहिए, वो आपको तुरंत आपको तैयार करके दे देगा। वर्तमान में कौन कौन है? तो वर्तमान में हमारे पास जो जनरेटिव एआई जो अभी हमारे पास उपलब्ध है यूज करने के लिए, उसमें आपके पास है ओपन एआई का चैट जीपीटी। कौन है? ओपन एआई का क्या है? चैट जीपीटी, जिसके फाउंडर को है सैम एल्टमैन, जो है ये फाउंडर है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले यही आया, इसी ने अपना मार्केट बनाया। उसके बाद गूगल ने भी अपना बार्ड को लॉन्च किया। गूगल ने किसको लॉन्च किया? तो गूगल ने बार्ड को लॉन्च किया। DALE, ठीक है, DALE ने भी अपना लॉन्च किया। उसके बाद कोडेक्स ने भी अपना लॉन्च किया। GPT-3 आदि जैसे जेनेरिक एआई की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है चैट जीपीटी काफी अधिक पॉपुलर है। आप लोग भी हो सकता है इसका यूज करते होंगे। ठीक है, हम लोग को भी कभी कभी कुछ कुछ काम होता है, जैसे मान लीजिए सिलेबस का कुछ तैयार करना है, या फिर जैसे कुछ क्या बोलते थंबनेल वगैरह बनाना है, तो हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो कि थोड़ा सा आसान होता है, काम को आसान बना देता है। जनरेटिव एआई बड़े भाषा मॉडल, सूचना समझ जैसी उन्नत मशीन की सीखने की क्षमताओं का उपयोग करते हैं। जनरेटिव एआई सरल पाठ्य निर्देशों के साथ कई रचनात्मक सामग्री तैयार करता है, जिसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे एलएलएम। एलएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एलएलएम बोलते हैं। ठीक है, तो एलएलएम एक एआई आधारित मॉडल है जिसके अंतर्गत मानव लिखित भाषा और पाठ को व्यापक स्तर पर समझने, उसका कंटेंट तैयार करने, भाषा का अनुवाद करने या किसी पाठ का संक्षिप्तीकरण करने के लिए डीप लर्निंग तकनीकों का उपयोग करता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलएलएम बोलते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मानव भाषा को समझने, व्याख्या करने और उसका उपयोग करने की क्षमता होती है। प्राकृतिक भाषा निर्माण, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन भी होता है। मानव पाठ और भाषण उत्पन्न करने की कंप्यूटर की क्षमता होती है, के लिए डीप लर्निंग तकनीक का उपयोग करता है। आप इसमें बोलोगे ये अच्छा भी है खराब भी है। जैसे मान लीजिए हम कोई बात बोल रहे हैं, ठीक है, मैंने कोई मैसेज डाला वॉइस के रूप में, ठीक है, हमने किसी चीज को समझा रहा, हो सकता है मेरे ही साउंड को, मतलब किसी और चीजों को मेरे ही साउंड में उसको बोला जा रहा है। समझ रहे हैं ना? मतलब कुछ कुछ गलत बातें कोई बोल रहा है, उसमें मेरा साउंड को यूज किया जा सकता है। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के द्वारा हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे जनरेटिव एआई का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो डैल ई एक प्रकार की जेनेटिक इमेज निर्माण सेवा है। ठीक है, तो इमेज जनरेशन सर्विस है जिसका उपयोग मूल इमेज को ब्रांडिंग के साथ संरेखित करने के लिए किया जाता है। यह न सिर्फ जटिल प्रश्नों के उत्तर दे सकता है बल्कि सर्च एल्गोरिदम को बढ़ाने में भी सहायता करता है। इसकी मदद से जटिल इंजीनियरिंग, डिजाइन और आर्किटेक्चर इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से वास्तुकला, किसी मशीन की डिजाइनिंग और यहाँ तक कि घर के फर्श इत्यादि की भी डिजाइन की जा सकती है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई घर का फर्श को डिजाइन करना है, आप उसको लिखो, ठीक है, वो तुरंत आपको बहुत सारा डिजाइन मतलब क्रिएट करके दे देगा। काफी अधिक हेल्पफुल होता है। ठीक है, मतलब सारे ही काम में इसका यूज कर सकते हैं। मेडिकल में भी इसका यूज हो सकता है। जो स्वास्थ्य पेशेवर जो होंगे, चिकित्सक जो होंगे, उनके चिकित्सीय निदान में सहायता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मरीजों के लक्षणों और उसके उपचार की पृष्ठभूमि के आधार पर व्यक्तिकृत वैकल्पिक उपचार की सुविधा भी उपलब्धता के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
ब्लॉग बनाने में, सोशल मीडिया पे कंटेंट राइटिंग के लिए इसका यूज हो सकता है। आप बोलोगे से कंटेंट राइटिंग क्या है, जैसे मान लीजिए हमको 5 या 10 मिनट का कोई कंटेंट बनाना है, ठीक है, एंड आई हैव नो आइडिया से मतलब क्या हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे मुझे कोई पता नहीं है, ठीक है, मुझे इस एक तरह का स्टोरी इस तरह का चाहिए, जहाँ पे क्राइम थ्रिलर स्टोरी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे 3 करेक्टर हैं। बस मैंने करेक्टर का नाम दिया, मैं बोल दिया से ये क्राइम करेगा, ये क्राइम की जांच करेगा, इससे मतलब समझिए तुरंत मतलब एक स्टोरी क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें मतलब हो रही है। ग्राफिक डिजाइन करने तथा वीडियो मार्केटिंग इत्यादि में भी आप चाहोगे तो इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब भारत में लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम के बारे में भारत में क्या उपयोग है, ठीक है, मतलब हमने क्या इस पे किसी प्रकार का डेवलपमेंट किया है क्या। तो ध्यान रखिए, एक है भाषिनी। क्या है भाषिनी? भारतीय अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं को बड़े 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 डेटाबेस बनाने के लिए भारत का एआई आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो भारत के एआई आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भाषिनी। क्या नाम है इसका? भाषिनी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्या है, तो ये भारत का एआई आधारित भाषा मोदी अनुवाद प्लेटफॉर्म जी है, जिसका नाम क्या है? भाषिनी। क्या? मोदी जी इसका यूज करते हैं अपने भाषण में कभी कभी। बिल्कुल भाषिनी, ठीक है। एक और भी भाषा, एक और भी मतलब भाषा का रूपांतर कर सकते हैं, एक है इंडिका ट्रांसलिटरेट। क्या नाम है इसका? इंडिका ट्रांसलिटेट। एक ट्रांसफर आधारित बहुभाषी मॉडल है इस जिसकी मदद से रोमन में मूल लिपि में भाषा का रूपांतरण किया जा सकता है, ठीक है। एक और भी है इंडिक नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। ये क्या है? तो इंडिक बाट भारतीय भाषाओं के लिए बहुभाषी मॉडल है, ठीक है। तो ये भाषणी की बात करेंगे या फिर इंडिका ट्रांसलेट की बात करेंगे, इंडिक नेचुरल लैंग्वेज की बात करेंगे, तो ये सब एलएलएम है जिसका डेवलप भारत ने किया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं इंडिया एआई के बारे में, हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो इंडिया एआई एक ज्ञान पोर्टल है, अनुसंधान संगठन और पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण की पहल है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको मेइती कहते हैं, साथ में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम है, ठीक है, इंडिया आई, जो कि एआई के क्षेत्र में क्या करना है? काम करना है। तो भारत भी है जो एआई को लेकर काम कर रहा है। आप देखोगे एआई के लेकर दुनिया जो है से बहुत अधिक पागल है, ठीक है। आप कुछ लोग बोल रहे हैं एआई बहुत निगेटिव रोल अदा कर सकता है, तो बहुत सारा जॉब जा सकती है, ठीक है। तो आज से बहुत साल पहले जब भारत में जो कंप्यूटर आया था 1995 के आसपास जो कंप्यूटर आया, तो उस समय भी लोगों ने सोचा से बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएगी, तो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई भी, ठीक है। लेकिन उनको ही नौकरियां ज्यादातर गई जो कि उस समय उस माहौल को देखते हुए अपने आप को चेंज नहीं किया, ठीक है। तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी को आने से रोक तो नहीं सकते हो, लेकिन हाँ उस टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को आप परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए इंसान की आवश्यकता तो हमेशा ही पड़ेगी। टेक्नोलॉजी के यूज करने में अब कंप्यूटर पे काम होता है, ठीक है, जो काम अभी हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पहले क्या होता था, क्लासरूम्स होती थी, बच्चे वहां पे जाते थे, वहां पे पढ़ते थे, टीचर वहां भी चाहिए होता था, टीचर अभी भी है। लेकिन हाँ पहले से थोड़ा चीजें क्या हो गई, आसान हो गई। अब पहले क्या होता था, जैसे हमारे जो क्लासरूम्स होता था 40 से अधिक बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, 50 से अधिक बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती थी, ज्यादा टीचर की आवश्यकता होती। अब होता कम टीचर की आवश्यकता, लेकिन टीचर तो अभी भी है। तो एआई से जॉब जाएगी भी, लेकिन उनकी जाएगी जो अपने आप को खुद उसके कॉफिशिएंट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप किसी भी टेक्नोलॉजी को आने से रोक नहीं सकते। हालांकि एआई जो है से बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा कभी डीप फेक का इशू काफी चला था ना, डीप फेक का इशू। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो मैं देखा से क्या नाम था उसका, फुटबॉलर का नाम क्या है जो बहुत रोनाल्डो, विराट कोहली का मतलब कंटिन्यूअसली तारीफ किए जा रहा है। मैं भी सोचा मतलब यार ये आदमी इतना, इसको क्रिकेट के बारे में इतना अच्छा नॉलेज कैसे है। फिर देखा तो पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है बाबर आजम, उसका कंपैरिजन विराट से किया जाता, उसका वो काफी निंदा कर रहा, तो मैं सोचा यार ये फेक लग रहा। फिर उसका कमेंट पढ़ा तो पता चल एआई के जनरेटेड मतलब हुआ है। लेकिन उसकी साउंड और जनरली जो सब चीजें थी बिल्कुल मतलब सेम ही थी, मतलब फर्स्ट बार में देखने से कोई बता ही नहीं सकता से ये फेक है, ठीक है। कुछ दिन पहले एक एक्ट्रेस थी, इसका नाम था स्मृति मंदाना, नहीं क्या नाम था यार, सॉरी, स्मृति मंदाना नहीं है, रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना, ठीक है। उसका कोई डीप फेक वाला कोई इशू शुरू हो गया था, ठीक है। मतलब क्या होता है ना डीप फेक में, पर्सनालिटी किसी और का है और उसमें क्या होता है, किसी का चेहरा किसी और का लगा दिए, ठीक है। तो ये चीजें चल रही थी, तो ये सब एआई के द्वारा जनरेटेड है, समझ रहे हैं ना। तो एआई का आप अच्छा यूज करें तो अच्छा भी हो सकता है, और खराब यूज करेंगे तो
काफी अधिक डेंजरस भी आपका एआई हो सकता है। हालांकि एक टेक्नोलॉजी है, इसलिए भारत इससे पीछा नहीं रह सकता, दुनिया इससे पीछे नहीं रह सकती है। तो एक अभी हाल फिलहाल में एआई को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। कौन सा कॉन्फ्रेंस और कहाँ पे हुआ था? पहले चले घोषणा ठीक इंग्लैंड में है, हुआ था। बेलेचले घोषणा हुआ था। इंग्लैंड की एक शहर है बेलेचले, तो वहां पे बेलेचले घोषणा जो है, बेलेचले डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो वही वो आपका किससे संबंधित है? तो आपका एआई से संबंधित है। ठीक है, आप इसे भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब जो है सो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चैट जीपीटी 4 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले चैट जीपीटी आया और चैट जीपीटी का बहुत सारा उन्नत वर्जन जो है लॉन्च हो गया। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ओपन एआई है। ओपन एआई की, ये ओपन एआई कंपनी है, उसने इसको विकसित किया था। ठीक है, क्या नाम है? ओपन एआई। अब बोलोगे ओपन एआई का फाउंडर कौन है? तो ओपन एआई का फाउंडर जो है सैम अल्टमैन है। ठीक है, जो कि आई थिंक कहीं पे क्वेश्चन पूछा भी है, तो बताओ ओपन एआई का फाउंडर कौन है? सैम अल्टमैन है। ठीक है, क्या नाम है? सैम अल्टमैन। अब इसको फंडेड कहाँ से हो रहा है? ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी के मार्केट में गूगल का बड़ा कमांड है, फेसबुक का बड़ा कमांड है। तो इसको जो फंड करने का जो काम जो कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट इसको फंड कर रही है। कौन कर रही है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको फंड कर रही है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा समर्थित है स्टार्टअप ओपन एआई द्वारा चैट जीपीटी 4 का रोल आउट शुरू किया गया है। ठीक है, अब चैट जीपीटी 4 के बारे में जान लेते हैं। तो चैट जीपीटी 4 एक मल्टी मॉडल है, यानी यह चैट जीपीटी 3.5 पूर्व संस्करण जो कि केवल टेक्स्ट को ही तैयार कर सकता था को अधिक उन्नत है। इसके इस्तेमाल के इमेज और टेक्स्ट दोनों ही कंटेंट तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी 3.5 में क्या होता था? तो केवल आप, ठीक है, टेक्स्ट को ही तैयार कर सकते हो। तो मैंने भी थोड़ा बहुत यूज करना मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, और मैंने बनाया भी है, जैसे मैंने आज इसको बनाया था इसको। ठीक है, देख रहे हो, ये मैंने इसको डेवलप किया था, इसको चैट जीपीटी से ही डेवलप किया था। ठीक है, तो मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा बहुत हम भी सीख रहे हैं, ट्राइंग टू लर्न। और ये दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए तो बेस्ट है, समझ रहे हैं ना, स्टूडेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। हालांकि भारतीय लैंग्वेज को ये कन्वर्ट नहीं कर पाता ढंग से, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो मार्केट कंटेंट वगैरह जो आती है कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह की, तो उसकी भाषा देखिएगा बहुत अधिक भ्रमित होती है, स्पेशली हिंदी की। आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं जब आप परफेक्शन का हिंदी का करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तब। अभी विजन आइस का हिंदी का करंट अफेयर्स पढ़े तो काफी खराब लगेगा, जबकि हिंदी के साथ ऐसा कुछ इशू, सॉरी इंग्लिश के साथ ऐसा कुछ इशू होता नहीं है। तो अभी भी जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, नॉट ओनली इंडिया, अदर कंट्री की भी बात करूंगा, तो उसके ऊपर सही पकड़ नहीं है। ठीक है, तो चैट जीपीटी 3.5 क्या कर सकता था? तो केवल टेक्स्ट के ऊपर ही काम कर सकता था। ठीक है, अब बात करेंगे चैट जीपीटी 4 की बात करेंगे, तो टेक्स्ट प्लस क्या कर सकता है ये? इमेजेस। टेक्स्ट प्लस इमेजेस के भी ऊपर मतलब ये काम कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और अच्छा बना देता है। ठीक है, मतलब काफी बढ़िया बना देता है। एंड आई एम यूजिंग राइट नाउ, मतलब फ्री नहीं है, पता है ये पेड है। ठीक है, मतलब अगर आप फ्री यूज करना चाहेंगे तो थोड़ा सा यूज कर पाएंगे, उसके बाद बोलेगा ऐसा नहीं आपको पेड लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको पेड करो। अच्छा खासा पैसा लेता है, मतलब साल का 3,000 4,000 के आसपास लेता है। ठीक है, मतलब कम नहीं है, ऐसा नहीं 200 400 नहीं लेता है, 4 से 5 हजार के आसपास लेता है। ठीक है, अब बात करेंगे डीप फेक। तो वर्तमान में डीप फेक तकनीक दुष्प्रचार को बढ़ावा देने के एक नए खतरे के रूप में उभरी है। ठीक है, डीप फेक तकनीक अब क्या होता है ये? तो डीप फेक तकनीक के बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर हमने बात भी किया है। डीप फेक तकनीक एक कंप्यूटर डीप लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वीडियो, छवियों और ऑडियो में हेरफेर कर उस वीडियो तथा इमेज के माध्यम से गलत सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, वीडियो में भी हेरफेर किया जा सकता है, छवि मतलब तस्वीर में भी किया जा सकता है, ऑडियो में भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आपके साउंड को यूज करके आपसे कुछ ऐसी गलत चीजें बुलवाया जा रहा है। ठीक है, एक वीडियो का यूज है जिसमें आपकी तस्वीर है, आप कुछ बोल रहे हो, अब पता चलेगा आप कुछ और ही बोल रहे हो। ठीक है, फिगर का तो, तस्वीर का तो यूज किया ही जा सकता है। ठीक है, इसीलिए स्पेशली गर्ल्स को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप टेलीग्राम तो बिल्कुल भी, मतलब ठीक है यार, पढ़ाई लिखाई का अच्छा साधन है, बट बहुत अधिक सेफ नहीं है। ठीक है, इसलिए तस्वीर वगैरह आप लोग भी नहीं लगाए। ठीक है, और एक चीज और भी, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी भी न्यूज आया थी जो लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है।
ठीक है, अभी नहीं, अभी कुछ हुआ था ग्रुप में भी, तो वहां पर भी देखने को मिला से यूपीएससी का सिलेबस शेयर फेयर करने के, सिलेबस शेयरिंग वगैरह करने के चक्कर में लड़के के तस्वीर के साथ भी गलत चीजें हो रही थी। तो सतर्क रहिए आप लोग भी। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है तब तक है जब इसको शालीनता से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पढ़ने के लिए बेस्ट है, लेकिन टेलीग्राम पे पढ़ाई के अलावा जितना भी काम जो सोसाइटी में होता है ना, सबके सामने होता है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग होता है, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन है, यहाँ पे बात करेंगे तो किडनैपिंग वगैरह सब कुछ होता है, सारा टेलीग्राम पे ऑर्गेनाइज होता है। हालांकि जब से इसका सीईओ गिरफ्तार हुआ तब से तो बहुत रोक लगा है, एंड फ्यूचर इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि चीजें बहुत अच्छी है लेकिन इसका बहुत ही गलत तरीके से इसका यूज हो सकता है। ठीक है, इस हेर फेर के माध्यम से, उस इमेज अथवा वीडियो के माध्यम से उन बातों अथवा दृश्यों को दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि उस व्यक्ति द्वारा नहीं कही या करी गई होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। हालांकि एक बार देखने में ये तो इमेज अथवा वीडियो एकदम सही प्रतीत होता है, लेकिन ये वास्तव में सही होते नहीं। उदाहरण के लिए हाल में ही रश्मिका मंदाना का वीडियो काफी चर्चा में रहा, जिसमें जिसमें उन्हें किसी लिफ्ट में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था, जो कि डीप फेक का वीडियो था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डीप फेक तकनीक का उपयोग इमेज, ऑडियो और वीडियो के जरिए गूगल सूचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। डीप फेक के प्रयोग से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, मौजूदा कंटेंट को बदला जा सकता है, वे झूठी घटनाओं को दर्शाने वाला नया कंटेंट बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आपके पास अभी एक ऑडियो शेयर किया, तो उसमें मेरी आवाज है, मेरी आवाज तो सब जगह है। ठीक है, मैं पब्लिक में हूँ तो मेरी आवाज हर जगह है। ठीक है, आप मेरे आवाज को रिकॉर्ड करके उसमें कोई आदमी कुछ और ही बोलवा रहा है, ठीक है, तो वो गलत यूज हो सकता है। ठीक है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। जनरली जो सेलिब्रिटी है, जो यूट्यूब पे है, सब जगह है, उनके तस्वीर को यूज किया जा सकता है, तो खराब चीजें है ये। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, गलत कंटेंट बनाने। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ठीक है, और उसको मतलब ना भारत को तोड़ने वाली जैसी बातें कही जा रही है। ठीक है, देशद्रोह मतलब बात करेंगे तो उनका कुछ ऐसा बात बोल रहा है जिससे मतलब देश की अखंडता प्रभावित हो सकती है। तो थोड़ा देर के लिए लोग जो नहीं पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो उनको वीडियो दिखाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे ना, वो तो समझेंगे सही व्यक्ति बोल रहा है। ठीक है, लेकिन रियलिटी कुछ और होगी। जनता का धोखा देना, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विश्वास को कम करने इत्यादि के लिए किया जा सकता है। इलेक्शन के समय में इसका बड़ा यूज किया गया था। इलेक्शन के समय में भोले भाले जनते को मूर्ख बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा था। आईटी अधिनियम 200 2000 की धारा 66 ई के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी व्यक्ति की इमेज की अनाधिकृत उपयोग गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की कैद या फिर 2 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब बात करेंगे भारत में डीप फेक से जुड़े कानून क्या है। ठीक है, डीप फेक से जुड़े कानून की बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट कानून है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले 2000 के 2000 के आईटी अधिनियम का धारा 66 ई है। यह धारा डीप फेक अपराधों में मामलों में भी लागू है, जिसमें किसी व्यक्ति की तस्वीरों को संचार मीडिया में प्रकाशित करना या फिर प्रसारित करना उनकी गोपनीयता का उल्लंघन माना जाता है। किसी भी व्यक्ति का आप तस्वीर को शेयर करते हैं उसके बिना अनुमति से, तो इसमें क्या होगा, इस अधिनियम के अनुसार सजा है, 3 साल की सजा है या फिर 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। अब आईटी अधिनियम के धारा 66 का डी क्या कहता है 2000 का, तो यह धारा उन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देता है जो किसी को धोखा देने या उसका नकली रूप धारण करने की दुर्भावनापूर्ण इरादे से संचार उपकरणों या कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करता है। इसके परिणाम स्वरूप 3 साल की कैद है या फिर 1 लाख रुपया तक का जुर्माना है। एक और भी है कॉपीराइट अधिनियम। ठीक है, तो 1957 का भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है। ठीक है, ध्यान में रखना। वर्ष 1957 का भारतीय कॉपीराइट अधिनियम फिल्मों, संगीत और अन्य रचनात्मक सामग्री सहित कार्यों के लिए कॉपीराइट संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 कॉपीराइट उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। जैसे हम लोग कुछ मटेरियल वगैरह शेयर करते हैं तो उसको करना नहीं है। ठीक है, मतलब समझिए कि इसे अब कोई भी आदमी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल को अगर शेयर कर रहा है, अगर उसके द्वारा उसको पेड बनाया गया है, ठीक है, अगर उस मटेरियल को पेड रखा है, तो आप इस धारा का उल्लंघन आप कर रहे हो। ठीक है, 1957 में कॉपीराइट अधिनियम है। ठीक है, ध्यान में रखना। कॉपीराइट होता है सबका कॉपीराइट, चाहे वो टेक्स्ट हो, पीडीएफ्स हो, ठीक है, वीडियोज हो, सब पे कॉपीराइट है। अब देखेंगे इसमें सरकारी परामर्श क्या है। तो 9 जनवरी 2023 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संगठनों को ऐसी सामग्री प्रसारित करते समय सावधानी बरतने के लिए सलाह जारी की जिसके लिए हेरी फेरी और छेड़छाड़ की संभावना हो। ठीक है, मीडिया वाले लोग भी गलत गलत न्यूज कभी कभी फैलाते हैं।
मंत्रालय ने दर्शकों को सूचित करने के लिए हेरफेर की गई सामग्री को हेरफेर या संशोधित रूप से लिखने की भी सिफारिश की, ताकि सामग्री को बदला न जा सके। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं जो कि फैक्ट चेक के रूप में भी काम करती हैं। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आया है जो कि बड़ा कॉपीराइट से संबंधित, आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, एक लड़का है, दिल्ली का लड़का है। ठीक है, कुछ दिन पहले क्या हुआ ना, जियो का जियो सिनेमा तो था ना, जियो सिनेमा था जियो का, जो कि मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म उसका है जहाँ पे डोमेन मैच खत्म हुआ वगैरह नहीं देख पता। सकते हो। हाँ, एक हॉट स्टार भी है। ठीक है, तो अंबानी ने अपना हॉट स्टार भी खरीदा। तो उसने मतलब ना, तो जियो हॉट स्टार करके इन फ्यूचर उसका वो आता वेबसाइट आता। ठीक है, तो उस व्यक्ति को उसका पता चल डोमेन गया तो खरीद लिया उसने था। क्या किया, डोमेन वो खरीद लिया। ठीक है, अब डोमेन उसने खरीद लिया, जियो और हॉट स्टार का डोमेन जो है सो उसके पास आ गया। तो ये जियो जे से होता है ना, जियो और हॉटस्टार का डोमेन जो है, जियो हॉटस्टार डॉट कॉम का उसने डोमेन खरीद लिया। ठीक है, अब उसने अंबानी का जो भी होगा उसके टीम के लोग होंगे, उनको उसने कॉल किया, भाई साहब अगर आपने हॉटस्टार लिया है तो इन फ्यूचर आप अपना वेबसाइट तो जरूर लॉन्च करोगे। तो जियो हॉटस्टार जो है, ये डॉट कॉम जो है, इसको खरीदने के लिए आप मुझे 1 करोड़ रुपया दो तो मैं आपको डोमेन ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, और इस पैसा का मैं ना अपने एजुकेशन के ऊपर खर्च करूंगा। ठीक है, तो एक तरह का ये भी मतलब कॉपीराइट का उल्लंघन है, क्योंकि जियो और हॉटस्टार आपका तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता चीजें भी अगर आप करते हो तो उसका इसमें सर होगा। कोई तो ठीक है। गलती नहीं है उसका। ये सर हाँ, कोई भी गलती कर नहीं। सकता है। अगर हाँ, तो फ्री है तो कोई कोई भी, जाके खरीद सकता है। हाँ कोई जाके खरीद सकता है, लेकिन ठीक है, जियो आपका नहीं ना, मतलब आप उसे मिलता जुलता चीजें नहीं ना खरीद सकते हैं। वो सर 2 साल पहले ठीक खरीदा है, हुआ था ना। हाँ वो बहुत पहले खरीदा हुआ, तो उसको पहले पता चल गया था इन फ्यूचर मतलब अंबानी जो है इस मतलब हॉटस्टार को खरीदेगा, तो उसने अपना खरीद के रखा था। ठीक है, अब जाके वो जो अपना वेबसाइट उसको खोलिएगा ना, जियो हॉटस्टार डॉट कॉम पे जाएगा तो उसने अपना डिक्लेरेशन वगैरह डाल चुका है, तो वहाँ पे रिलायंस की तरफ से उसको लीगल बैटल के लिए भी वो किया गया है। ठीक है, ये सब भी चीजें हैं। आप देखिए तो यहाँ पे चैट जीपीटी तो हो गया, ओपन एआई का चैट जीपीटी था। अब हम देखते हैं कि गूगल का बार्ड या फिर जेमिनी, तो इसका तो यूज आप लोग आई थिंक गूगल पे कुछ सर्च वगैरह करते होंगे मेन से राइटिंग में, तो यहाँ से आता है नहीं, कंटेंट वगैरह ये आपको प्रोवाइड करके देता है, लिखता है जेनरेटिव। ठीक है, जेनरेटिव कंटेंट आपको लिखेगा, एआई जनरेटिव कंटेंट लिखा है जेमिनी। तो गूगल का दो है, एक क्या है गूगल का, एक आपको बार्ड है, और एक आपका क्या है गूगल का जेमिनी है। ठीक है, ये दोनों मतलब एआई को जनरेट करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम चीजों को देखेंगे। एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैसेज बंद कर दो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, गूगल ने मानव के समान व्यवहार को प्रदर्शित करने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित परियोजना जेमिनी और अपना एआई आधारित चैटबॉट को लॉन्च किया, जिसका नाम है बार्ड है। ठीक है, कंपनियां का नाम काफी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपको याद रखना चाहिए। अब बार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो बार्ड एक प्रायोगिक रूप से संवाद कर सकने में सक्षम एआई आधारित मॉडल है, जो संवाद अनुप्रयोगों के लिए भाषा मॉडल का उपयोग करता है। भाषा मॉडल का नाम क्या है, LAMDA। LAMDA ट्रांसफर पर आधारित एक बड़ा भाषा मॉडल है, जो गूगल द्वारा तैयार किया गया है, गूगल न्यूरल नेटवर्क डिजाइन है। ओपन एआई के चैट जीपीटी के समान बार्ड को विभिन्न प्रकार के विषयों में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे वह उच्च गुणवत्ता वाली मानव जैसी प्रतिक्रियाएं कर सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे एआई, एमएलए और डीप लर्निंग में अंतर क्या होता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले एआई देखेंगे, तो इसमें आत्मनिर्भर मशीनें बनाने के लिए मशीनों को डेटा, जानकारी और मानव बुद्धि जैसे कार्य करने की क्षमता प्रदान करने की आवश्यकता है। मशीन लर्निंग क्या होता है, ये पूर्व अनुमानित मॉडल के निर्माण के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम और एनालिटिक्स का उपयोग करता है, जो व्यावसायिक समस्याओं को हल कर सकता है। डीप लर्निंग क्या है, तो ये मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है जो कि मस्तिष्क प्रेरित एल्गोरिदम का उपयोग करता है, जो बड़ी मात्रा में संचरित और असंरचित डेटा को संशोधित करने में सक्षम है। कृत्रिम एआई की बात करेंगे, जटिल समस्याओं के हल करने के लिए प्राकृतिक बुद्धि मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस का अनुकरण करता है। यह पूर्वानुमानित मॉडल बनाने के लिए एल्गोरिदम और एनालिटिक्स का उपयोग करता है। मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य से ये प्रेरित है। ठीक है, कौन, तो डीप लर्निंग। अब आते हैं एआई के उपघटक के रूप में एमएलए और डीएलए शामिल है। ठीक है, एमएल एमएल एआई का उपसमुच्चय है, डीएल और एमएलए का एक उपघटक है। ठीक है, मतलब सब मिलता जुलता ही है। एआई एक कंप्यूटर एल्गोरिदम आधारित मॉडल है, जो निर्णय लेने के लिए माध्यम से उद्यमिता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एमएल एक एआई एल्गोरिदम है, जो किसी प्रणाली को उपलब्ध डेटा के माध्यम से सीखने की अनुमति देता है। ठीक है, जो पहले से उपलब्ध है, अगर कुछ सर्च करेंगे तो सब जगह से ढूंढ के जो बेस्ट आंसर होगा आपको प्रोवाइड कर देगा।
डीएल एक समान एल्गोरिदम है जो डेटा का विश्लेषण करने और उसका आउटपुट प्रदान करने के लिए नेचुरल नेटवर्क, ठीक है, कि एक अधिक लेयर का उपयोग करती है। अब देखेंगे इसमें इन सब का यूज कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले एआई, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का यूज अमेजन इको, गूगल ट्रांसलेट, स्वचालित वाहन और सीरी इत्यादि में करते हैं, ठीक है। सीरी समझ रहे हैं ना, तो इसमें आप कुछ बोलोगे तो नहीं करता है, लाइट बंद करने के लिए बोलेंगे, म्यूजिक चलाने के लिए करेंगे तो खुद ही मतलब सारी चीजों को कर देगा। गूगल का भी अपना है, क्या नाम है उसका, एलेक्सा है, ठीक है, अमेजन का है, अमेजन इको का एलेक्सा है, गूगल का होम गूगल है। का सीरी है, गूगल का सीरी ये ही है। एप्पल एप्पल का है सर सीरी। एप्पल का सीरी है। सीरी सीरी एप्पल का, सॉरी, गूगल का क्या है? गूगल नेक्स्ट या पता नहीं क्या बोलता है। गूगल नेक्स्ट करके कुछ ऐसा है उसका भी, ठीक है। तो ये एआई के हिसाब से काम करता है, ठीक है। अब मतलब एआई के हिसाब से कैसे काम करता है, अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए रात काफी हो गई है, तो रात में उस प्रकार की लाइट चाहिए जो कि आपकी आंखों के लिए बेहतर है, तो ये अपने आप से सब कुछ बदल देगा, ठीक है। अपने आप से, जैसे घर में एआई पे आधारित एसी भी आ गया है, जैसे मान लीजिए आधा घंटा एसी चल रहा है घर में कंटिन्यू, खूब ठंडा हो गया है, तो आप उसको रिमोट से यूज करने का, उसको कम करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा ठंडा होगा ना तो खुद ही मतलब क्या करेगा उसको, वो मतलब खुद ही मतलब उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर को खुद ही मतलब कंट्रोल कर सकता है। तो एआई पे आधारित होता है। चेहरे की पहचान, उत्पादन अनुशंसा ये किसका है? ये आपका मशीन लर्निंग का होगा। डीप लर्निंग में क्या आएगा? संगीत का निर्माण कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डिटेक्शन कर सकते हैं, किसी इमेज को कैप्शन के लिए कैप्शन बोट इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं, ये सब इसमें आएगा। अब आएंगे डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी काफी चर्चा में रहा था डार्क पैटर्न। तो डार्क पैटर्न के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया है। आप बोलोगे डार्क पैटर्न कैसे होता है? जैसे आप जाइए, आपको जाके आपको खरीदना है ना एक क्या करो ना, आप वॉशिंग मशीन सर्च करो, ठीक है, आप कुछ भी सर्च करो, तो वॉशिंग मशीन में जो पहला जो वॉशिंग मशीन जो आएगा ना, वो खुद अमेजन कंपनी अपना दिखा देगा, या फिर फ्लिपकार्ट अपना दिखा देगा, जिसको बोलेगा ना फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई करके आता है, ठीक है। जैसे आपने सर्च किया, कुछ भी चीज सर्च किया, आपको कुछ भी लेना है, सिंपल सब्जेक्ट कुछ भी लेना है, तो आप सर्च करोगे, अगर उस कंपनी का है तो वो सबसे पहले उसी को सबसे पहले दिखाई देगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? एक तरह से क्या होगा, लोगों को भ्रमित करने का वो हो गया, ठीक है। जैसे अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, वही आ रहा है। तो डार्क पैटर्न वेबसाइट या एप्स की भ्रामक डिजाइन विकल्प है, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को, ठीक है, अनपेक्षित कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना, जिससे अक्सर उपयोगकर्ता के खर्च पर सेवा प्रदाता को लाभ होता है, या इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के अनुभव को खतरे में डालती है और उन्हें बिग एग फर्मों द्वारा वित्तीय और डेटा शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। जैसे मान लीजिए आपने अभी अपना कहीं पे जाके किसी जूता के शोरूम में गए, ठीक है, आपने वहां पे गया, वो लोकेशन ऑलरेडी मोबाइल में ऑन होता है, वो देख लिया ऐसे व्यक्ति जूता का शोरूम में आया है, उसके मोबाइल में कहीं पे भी आप खोलोगे ना तो आपको केवल जूता से संबंधित एडवर्टाइज ही आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। मतलब वो जान जाएगा कि इस व्यक्ति को जूता खरीदना है, तो उसी से आधारित चीज होगा, ठीक है। अगर आपने कहीं पे होटल वगैरह सर्च किया, ठीक है, गूगल पे जाके होटल वगैरह सर्च किया, आप कंटिन्यूसली आप किसी भी साइट पे जाओगे तो आपको वहां पे होटल ही आपको दिखाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये उपयोगकर्ता जो होते यूजर होते हैं उसको भ्रमित करते हैं, ऑनलाइन बाधाएं उत्पन्न करते हैं, सरल कार्यों को करने में लगने वाला समाविति को बढ़ा देते हैं, उपयोगकर्ताओं का अवांछित सेवा उत्पादन के लिए साइन अप करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जैसे कभी कभी किसी साइट पे जाते होंगे तो देखिएगा ना, जबरदस्ती साइन अप करने का ऑप्शन करता होगा। जैसे किसी आप जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट के साइन पे जाएंगे ना, तो किसी भी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए पहले बोलेगा उसको साइन करो, और गलती से भी अगर आपने साइन कर दिया तो फिर कंटिन्यूसली उधर से आपको कॉल आएंगे, ठीक है, ईमेल आएंगे। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा उन्हें अधिक पैसे देने या उनकी इच्छा से अधिक उपयोगकर्ता को व्यक्ति की जानकारी को साझा करने के लिए मजबूर करता है। तो ये इंटरनेट पे डार्क पैटर्न के उदाहरण क्या है? तो ऑनलाइन खरीदारी के लिए आधारहीन है। साथ में अगर बात करेंगे तो बढ़िया प्रिंट में उपस्थिति जो कि इनके लागत को बढ़ा देती है। कैश कैंसलेशन बटनों को देखना या क्लिक करना कठिन बना देता है। समझ रहे हैं ना? मतलब कैंसलेशन बटन को दिखाना, मतलब कैंसलेशन करने का ऑप्शन को या तो क्लिक करना कठिन बना देगा, या फिर इसको देखना कठिन बना देगा, ठीक है। और एक चीज और भी ध्यान में रखना है, उसके बाद बढ़िया प्रिंट में उपस्थिति जो कि लागत को बढ़ा देती है। विज्ञान को विज्ञापनों का समाचार रिपोर्टर सेलिब्रिटी के प्रचार के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है।
निशुल्क प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद क्रेडिट कार्ड से शुल्क ले लेना। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ऑटोमेटिक, जैसे अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ ड्यूरिंग द आईपीएल, मैंने 3 मंथ वाला जो होता है हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया था, ठीक है। और मैं उसको ना वो करना कैंसिल करना मैं भूल गया था, ठीक है। तो देखा एकदम पैसे कटा, कोई क्या चीज का पैसा कटा, तो देखे से इसका 3 महीना पूरा हो गया, ऑटोमेटिक क्रेडिट कार्ड से पैसे मतलब डिडक्ट हो गए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा, मतलब आप उसको अनुमति नहीं दे रखे। एक बार अगर आपने बाई किया और वहां पे आता है क्या कुछ फीचर होता है, उसको ऑन कर जब भी पेमेंट करेंगे तो फीचर ऑन करने के लिए आपको बोलेगा ही, ठीक है। अगर वो आपने सर उसे ऑन पहले कर से दिया, ऑन होता है, पर पहले से हाँ ऑन होता है, आपको ऑफ करना होता है। हाँ, तो उसको पहले से ऑन होता, अब उसको आपने ले लिया। अब कुछ लोग होते हैं वो बिजी है, भूल गए उसको ऑफ करना, याद नहीं रहा, तो इसको ये मैसेज भी नहीं करेगा से साल, भाई साहब आपका जो है साल भर पुरने वाला, 6 महीना पुरने वाला, तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए नहीं तो पैसे कटेंगे। एटॉमिक जैसे 6 महीना पूरेगा और वो क्या करेगा, आपके अकाउंट से पैसे को डिटेक्ट कर लेगा। उन सूचनाओं को छिपाने के लिए फीके रंगों का उपयोग करता है जिनके बारे में उपयोगकर्ता को पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही कभी भी आप बाई के ऑप्शन में जाएंगे ना, तो बाई के ऑप्शन में देखिएगा लाल रंग का यूज होता है, ठीक है। एंड रेड, रेड जो होता है, लाल रंग जो होता है वो आपको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कलर बहुत मैटर करता है। खाने पीने वाला चीज जो होता है पीला रंग का होता है, ठीक है। पीला रंग जो होता है ना, लोगों को ना भूख को बढ़ाता है। तो खाने पीने वाला चीज पैकेट वगैरह जो होता है देखिए पीला रंग के बनाया जाता है, ठीक है। और बाई करने का ऑप्शन जो होता है लाल रंग का होता है, जो कि लोगों को प्रेरित करे। कलर बहुत मैटर करता है, तो इसमें भी ये लोग यूज करता है। बाकी कैंसिल वगैरह का ये लोग बहुत वो हल्का कलर रखेगा। सब्सक्राइब सेवा जैसे अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन के लिए बहुचरणीय कैंसिलेशन प्रक्रिया, अब इसको जिससे भी इसको कैंसिल करने का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। बाई करना तो आसान है, लेकिन उसको कैंसिल करना बहुत लंबा चौड़ा। अभी हाल फिलहाल में किसी एक दोस्त का था, क्या नाम था उसका, सोनी लिव। अब सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना इतना कठिन कार्य है, इतना कठिन कार्य, कैंसिलेशन का ऑप्शन ही नहीं है उसमें, ठीक है। बाई करना बहुत आसान है और उसको कैंसिलेशन करने का प्रोसेस काफी टफ बना देता है। लिंक्डइन पर अवांछित प्रायोजित संदेशों के प्राप्ति के अक्षम करना कई चरणों वाली प्रक्रिया है। इंस्टाग्राम के उपयोगकर्ता अवांछित सुझाए गए पोस्ट और निश्चित प्राथमिकता संबंधी मुद्दों के बारे में शिकायत करते हैं, मतलब फालतू के इंफॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे। प्रायोजित वीडियो जो कि मतलब स्पॉन्सर होता है, विज्ञापन रील की कहानी के बीच में फैले हुए प्रायोजित लेवल ध्यान देने योग्य होने से पहले उपयोगकर्ता को थोड़े समय के लिए धोखा दे देते हैं। गूगल का यूट्यूब पॉपअप के माध्यम से प्रीमियम साइन अप को आगे बढ़ाता है, जिनमें से अन्य वीडियोजन वीडियोज और, ठीक है, थंबनेल की वजह से वीडियो का अंत बाधित होता है, जिसके उपयोगकर्ता का अनुभव प्रभावित होता है, ठीक है। अब देखिए थंबनेल जो होता है बहुत अधिक भ्रामक होता है। मतलब थंबनेल पे जैसे आप देखोगे वीडियो पे तो भारी भरकम थंबनेल मिलेगा, ठीक है, भयंकर सा थंबनेल बनाया जाएगा, फिर उसका हेडिंग जो होगा ना काफी अधिक मतलब ना होगा, खतरनाक होगा, जो कि उपयोगकर्ता को ये चीज करने के लिए जो यूजर्स होते हैं उनको मतलब प्रेरित करता है, साहब इसको खोल के देखो। और जब इसको खोल के देखोगे तो पता चलेगा कुछ और ही होगा। जैसे आप मूवी का साइन कीजिए, जैसे आज कोई रिलीज मूवी हुई है, ठीक है, तो आप उस मूवी को यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं और आपको कई सारा वीडियो दिखेगा, लेकिन जैसे उस मूवी पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन फोटो वगैरह सब कुछ किसके लगा रखा है, तो आज जो मूवी रिलीज हुई है उसका, ठीक है। तो ये भी एक तरह का डार्क पैटर्न है, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम्पल जो है डार्क पैटर्न का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करेंगे ब्लूबिंग, ठीक है, ब्लूबिंग की बात करेंगे। ये सब जो होता है ना, मम्मी लोग पापा लोग, जैसे मैं भी फैमिली ग्रुप में हूँ, तो वो लोग 100 में से 90 न्यूज जो होते हैं फेक ही डालते रहते हैं दिन भर, ठीक है, लेकिन कौन उनको पता नहीं जाए, ठीक है। तो फैमिली ग्रुप में जो भी न्यूज आता है, जैसे मम्मी है, पापा है, अंकल, या फिर थोड़ा जिनका एज 60 वर्ष 50 वर्ष से ज्यादा है, उनको इस सब के बारे में पता नहीं, तो दिन भर में 10 न्यूज जो डालेंगे ना, 10 में से 9 न्यूज उनके द्वारा डाला हुआ फेक रहता है। आज मेरे पास एक न्यूज फैमिली ग्रुप में ही आया है, तो हम बोले ये फेक है। और उन लोग को पता भी नहीं चलता, उन लोग को पता चलता है ना, वो लोग इतने कॉन्फिडेंटली विश्वास करते हैं, सो उनको लगता है यूट्यूब सॉरी या फिर गूगल पे जो चीजें जो बताई गई है वो 100% सही है, मतलब बहुत ज्यादा इम्पेक्ट मतलब उनको करता है, ठीक है। वो बहुत मतलब क्या बोलते ब्लाइंडली बिलीव करते हैं यूट्यूब के, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम की न्यूज को, समझ रहे हैं ना। आपके भी फैमिली में होंगे बहुत सारे लोग, सबके फैमिली में होते हैं, उनको ये सब नहीं पता क्या गलत है क्या सही, हम लोग तो जानते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक होता है डिजिटल अरेस्ट, काफी चला था, कि मेंस में और इंटरव्यू में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जीएस पेपर 2 के लिए भी डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट पे, देखा है, जानते हैं क्या होता है डिजिटल अरेस्ट।
यस सर। हाँ ठीक है। ये डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, पहले आपको बोला जाएगा से आपने आपके यहाँ से ये मिला है, वो मिला, आपके बैग से मिला, आपके आधार कार्ड का यूज किया गया, फलना चिल्ला, बहुत सारी चीजें बताई जाएगी। और फिर आपको बताया जाएगा से भाई साहब आपके आपने तो क्राइम किया है, आपके ऊपर केसेस वगैरह चलेंगे। उसके बाद आदमी आपको डराएगा। फोन पे ही आपका पूरा वो क्या बोलते हैं, आपका जो डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। न्यायाधीश वगैरह सब फोन पे ही चले आते हैं। इस तरीके से आदमी इतना आपको डरा दिया जाएगा से इस चीज को आप किसी को बताओगे भी नहीं। ठीक है। और बहुत सारे लोगों को फोन से वो बोलेंगे कि आप किसी को फोन करोगे तो आपका फोन टैप हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, इस तरह की चीजें भी काफी अधिक होने लगी है। तो कभी इस तरह का भी कॉल आया, फोन आया, ठीक है, कभी कभी अभी हाल फिलहाल में मतलब एक ओल्ड वोमेन को फोन गया, तो उनकी बेटी जो है सो किसी प्रोस्टिट्यूशन जैसे कार्य में इन्वॉल्व है, वो सुनते ही उनका हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी गलत न्यूज़ था। ठीक है, बस उनको परेशान करने के लिए भी इस तरह की चीजें की जा रही थी। तो कभी भी इस तरह के, चाहे लड़का से संबंधित हो, लड़की से संबंधित हो, एकदम नॉर्मली होके बिना पैनिक किए हुए कुछ भी बोला जा रहा है समझिए उनसे, जब तक उनसे बात न हो जाए जिनसे संबंधित है, तब तक इस पे किसी भी प्रकार की चीजों पे रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आते ही रहेगा। ठीक है, और साथ में आप देखेंगे तो कभी भी कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करने के लिए कोई बोले, ठीक है, कभी भी मत कीजिए। कभी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से कीजिए, और कहीं से भी मत कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं डिजिटल युग में खुद को सुरक्षित रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और इसमें ज्यादातर वो लोग फंसते हैं जो पढ़े लिखे हैं। अब ये मत समझिए जो नहीं पढ़े लिखे वो लोग नहीं फंसते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे उनको फंसाना मुश्किल है। उनको डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होता है, उनको कोई पता नहीं है। इसमें जो मूर्ख वही बनेंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग जैसे लोग ही बनते हैं। डिजिटल अरेस्ट में जो भी लोग हैं सबके सब एमएनसी में वर्किंग करने वाले लोग। हाल फिलहाल में एक लड़की का मैं वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझे शेयर किया था, वो बहुत अच्छे एमएनसी कंपनी में काम करती, वो ट्रैप हो गई थी। तो ये सब चीज से सुरक्षित रखिए। चलिए, यार टेलीग्राम पे तो कोई भी मैसेज करे, अगर अननोन पर्सन है सीधा चैट क्लियर कीजिए। ठीक है, अगर 2 बार करे तो उसको ब्लॉक कीजिए विदाउट किसी रिप्लाई को दिए हुए। सबको मैं बोलता किसी से भी बात मत कीजिए, स्पेशली टेलीग्राम पे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, लड़का के लिए भी अब स्पेस जो है कहीं पर भी उतना सिक्योर नहीं रह गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब बात करेंगे ब्लू बगिंग। ये ब्लू बगिंग क्या होता है? तो ब्लू बगिंग एक प्रकार का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब से वायरस टाइप के समझ लीजिए, जो कि मतलब सिस्टम को हानिकारक पहुंचते हैं। ठीक है। आप देखिए अभी हाल फिलहाल में मेरे साथ भी हुआ, तो मैं एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। अब पता नहीं उन लोगों के पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है, वो आपका पैन कार्ड बता देंगे, तो आपका पैन कार्ड ये है। और वो बहुत अच्छा इंग्लिश में भी बात करेंगे। थोड़ा देर के लिए मैं भी कंफ्यूज कर गया, उसने जब मेरा डिटेल्स बता, बोला हाँ हाँ ठीक है मैं यूज करता हूँ। तो बोला सर आपका लिमिट कम, हाँ बिल्कुल कम है। बोला हाँ ठीक है इसको लिमिट बढ़ा दो। और आप, मैंने उससे बोला सर आप मेरे पास वीजा कार्ड है, आप इसको ना रुपए कार्ड में कन्वर्ट कर दो, ताकि मैं क्रेडिट कार्ड से यूपीआई का यूज करूंगा। और बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा था, मुझे लगा सही होगा। फिर उसने मुझे बोला से आपको मैंने व्हाट्सअप किया है, तो जनरली करते क्रेडिट कार्ड वाले। तब मुझे देखे तो उन्होंने देखा उसमें भेजा था एचडीएफसी करके और कुछ एक एप्लीकेशन था, तो मैं तो जान गई फेक है। तो फिर मैंने उससे थोड़ा देर बात किया, फिर उसको बातचीत करने के बाद पता चला से नहीं ये ट्रैप नहीं होने वाला, तो उसने रख दिया। लेकिन हाँ शुरुआती समय में मुझे भी लगा से सही है, लेकिन फिर अ, उसका जो इंटेंशन जो था से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ऐसा किसी भी चीज को करने की आवश्यकता नहीं होती इस प्रोसेस के लिए। तो मुझे पता चल गया। ठीक है। चलिए, तो ब्लू बगिंग की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश पुलिस ने स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को ब्लू बगिंग के खतरों के बारे में चेतावनी दी है। ब्लू बगिंग एक हैकिंग विधि है जहां पर हमलावर उपयोगकर्ताओं के सिस्टम में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करके, ठीक है, ध्यान रखना है, डिवाइस के ब्लूटूथ का फायदा उठाता है। इस पहुंच के साथ वे कॉल पर नजर रख सकते हैं, संदेशों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, संपर्क बदल सकते हैं, और डिवाइस पर हानिकारक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है पता है? रेलवे स्टेशन पे होता है, ट्रेन में होता है। अब बोले सर रेलवे स्टेशन ट्रेन पे कैसे होता है? कहीं पर भी प्राइवेट जगह पे आप मोबाइल जहाँ पे आप चार्ज में लगाते हो, ठीक है, अगला आदमी आएगा वो बोलेगा सर मेरा भी फोन चार्ज करना है, आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओगे। वो टाइप सी के माध्यम से 2 मिनट के लिए क्या करेगा, आपके फोन में डालेगा और आपके फोन का सारा डाटा को क्या करेगा, ट्रांसफर कर लेगा। ठीक है, फिर उसका मिसयूज करेगा। तो कहीं भी पब्लिक जगह पे जब भी आप चार्जिंग में लगाएं फोन को, तो सतर्क रहिए। ठीक है, ध्यान में रखिए। देखिए कोई आदमी वहां पे फटक तो नहीं रहा है। 2 से 3 मिनट के अंदर में सारा डाटा आपके फोन में
क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है वहां से उसके फोन में, ठीक है। और कभी भी देखिए, अगर आप गलत नहीं है तो कुछ भी नहीं, कोई भी डाटा कितना से खराब डाटा, मेरा पर्सनल डाटा ही किसी के पास क्यों ही नहीं हो, कभी भी ऐसा चीज हो तुरंत आप पुलिस को खबर कीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। कुछ पर्सनल फोटो कुछ भी डजेंट मैटर, मैटर ही नहीं करता है। वैसे सिनारियों में तुरंत आपको पुलिस को, ये लोग पुलिस से बहुत डरते हैं। ये हैकिंग टैकिंग वाले लोग जो होते हैं ना, इसको पुलिस का जब नाम लोगे ना तो बहुत जल्दी डरेंगे। अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बाकी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है अपने पेरेंट्स के अलावा। कभी भी कोई भी घटना घट जाए, लाइफ का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को बताइए, अब बस हो गया। पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए, पुलिस को सपोर्ट में लीजिए, बस हो गया, बात खत्म। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये लाइफ का बहुत छोटा चीज है, बहुत सारे लोगों के साथ गलत होता है और वो चीज से नहीं निकल पाते हैं, तो वैसे कंडीशन में हमेशा पेरेंट्स को और पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। बाकी किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा मैटर ही नहीं करता। और ये सब कुछ जो होता है 2 दिन 4 दिन के लिए लोग सोचते हैं, पांचवा छठा दिन से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब इसमें देखेंगे, एक ब्लू बगिंग होता है, एक होता है ब्लू जैकिंग होता है। आप यहाँ पे देखेंगे, एक होता है ब्लू, क्या लिखा हुआ, ब्लू स्नॉर्फिंग होता है, ठीक है। आप देखें, ब्लू बगिंग में एक अपराधी अवैध रूप से ब्लू डिवाइस में आवाज को टैप करता है और वो कॉलिंग, मैसेजिंग तथा डेटा चोरी जैसी क्षमताओं को नियंत्रित करता है। कभी कभी आप जैसे ही आप देखोगे ना, जैसे पब्लिक प्लेस पे हो और अपने किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो ब्लूटूथ से, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ वगैरह को कनेक्ट करते हैं कान में लगाने के लिए, देखेंगे वेरियस ऑप्शन आपके पास आएंगे ब्लूटूथ के। या फिर कभी कभी देखिएगा ना, से आपके मोबाइल पे ना ऑटोमेटिक एक्सेप्टेशन का ऑप्शन आता रहेगा ट्रेन वगैरह में, से आपके ब्लूटूथ से कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है वो थोड़ा उस मकसद से ना हो, लेकिन कभी भी ऐसा ऑप्शन आए से आपके ब्लूटूथ को कनेक्ट करने का मतलब वहां पे कोशिश किया जा रहा है, तो आप लोग तुरंत उसको डिनाई कीजिएगा। तो ब्लू बागिंग में एक अपराधी अवैध रूप से ब्लूटूथ डिवाइस में आवाज को टैप करता है और वो कॉलिंग, मैसेजिंग तथा डेटा चोरी जैसी क्षमताओं को नियंत्रित करता है। ये हमलावर, ये डिवाइस तक पूर्ण पहुंच और नियंत्रित प्रदान करता है, डेटा चोरी कर सकता है, गोपनीयता उल्लंघन और वित्तीय क्षति का उच्च जोखिम हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ब्लू जैकिंग क्या होता है, तो एक हमलावर आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग या प्रचार उद्देश्यों के लिए आसपास के ब्लूटूथ डिवाइसों पर अवांछित संदेश या विज्ञापन को प्रसारित करता है। ध्यान रखना है ब्लू जैकिंग में, यह संदेश विज्ञापन भेजने के लिए सीमित पहुंच प्रदान करता है, डेटा चोरी और गोपनीयता उल्लंघन का कम जोखिम, लेकिन डिवाइस उपयोगकर्ता को परेशानी और व्यवधान में डाल सकता है, ठीक है। ब्लू स्नॉर्पिंग का क्या होता है, घुसपैठिया, घुसपैठिया मतलब जो कि अनधिकृत प्रवेश करता है अपने मोबाइल में, ठीक है, मतलब किसी भी माध्यम से आपके मोबाइल के डाटा को जबरदस्ती उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो उपयोगकर्ताओं के मंजूरी के बिना संपर्क, ईमेल और अतिरिक्त जानकारी निकालने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस में गुप्त रूप से सेंड लगाता है। यह डिवाइस के डेटा तक पहुंच प्रदान करता है, डेटा चोरी और गोपनीयता उल्लंघन का उच्च जोखिम है। दूसरी बात, अभी के समय में कोई लोग अगर सोच रहा है आपका पैन कार्ड का डिटेल्स मार्केट में नहीं है, आपका आधार कार्ड नहीं है, आपका फोटो नहीं है, आपका एड्रेस नहीं है, आपके फादर का नाम नहीं पता, आपके मदर का नाम नहीं पता, तो ये चीज नहीं, हमारा सारा ही जानकारी सबके पास है। किसी भी व्यक्ति के जानकारी को निकलने के लिए मुश्किल से 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। आपके पास जो इतना फेक कॉल्स आते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड वाला आपके पास फोन करता है, आपने कहीं पे बैंक में डाटा दिया, कहीं पे कुछ भी दिया, वही लोग बेच देते हैं। क्रेडिट कार्ड का जो आपके पास जो साइबर क्राइम का जो आता है, वो कहाँ से आता है, उसके पास सारी जानकारी कहाँ से, बैंक वाला ही डाटा को बेच देता है। हमने अपना डाटा को एजुकेशनल एडमिशंस वगैरह के लिए स्कूल में दे रखा है, हमने अपना बैंक में दे रखा है, वही लोग डाटा को क्या करते हैं, बेच देते हैं। अच्छे पैसे मिलते हैं डाटा को बेचने के लिए। डाटा इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बन गया अभी के समय में, ठीक है। आपका एक एक चीज जो आप जो यूज जो करते हो, सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे होता है, क्यूआर कोड में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो हमारा सारा ही जानकारी सबके पास है। तो कभी भी कोई आदमी आपको आधार कार्ड का नंबर बता दें, पैन कार्ड का नंबर बता दें, आपका अकाउंट का नंबर बता दे, आपका घर का एड्रेस बता दे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा उसने कुछ नया चीज नहीं कर दिया है, ठीक है। सारा ही चीज सबके पास उपलब्ध है, ठीक है। जैसे आप कोई भी ऐप यूज करते हो, जनरली लोग करते हैं ना, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, स्विगी जोमेटो यूज करते हैं, ये लोग सेफ थोड़ी ना है। इन सबका डाटा कई बार लीक हो चुका है। अभी हाल फिलहाल में पेटीएम का सारा डाटा सबके पास लीक हुआ हो चुका है। तो ये चीज बिल्कुल भी घबराना नहीं, अगर कुछ लोग अगर इस तरह का चीज भी करे तो डाटा नहीं हमारा सेफ है, ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन हाँ, वो लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब चीजों से
बहुत कुछ गलत नहीं कर सकते। हाँ, गलत तो कर सकते लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो कभी ऐसा कुछ हो तो तुरंत पुलिस को खबर कीजिए, पेरेंट्स को बताइए, अपने अच्छे दोस्त को बताइए और तुरंत उसी से निपटिए, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर कल के बस क्लास में हम लोग अमेजोन पढ़ेंगे। फ्लिपकार्ट नहीं, बस सर अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं, जैसे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना सर, तो आपके पास एक ऑप्शन नहीं आता है कि एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट